हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3। और अध्याय नंबर 3 का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति और इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। और ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? ये हम पढ़ा रहे हैं TGT PGT PGT एस्टेट। पीजीटी एस्टेट के लिए एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी है ये क्षितिज भाग एक यानी कि 9th क्लास के जो एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है, आपके भी पाठ्यक्रम में दी गई है। क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 3 का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थे कि मैम एनसीईआरटी ज़रूर करवाइए, तो एनसीईआरटी मैं बिल्कुल ज़रूर पूरा करवाऊंगी। और कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं कल एक भी वीडियो नहीं बना पाई थी। आज भी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो आवाज़ में समझने में या तो उसे माफ़ कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और वीडियो लेक्चर इसका अध्याय का नाम है, ये आप देख सकते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो जैसे कि मैंने पहले ही दिन आपको, जब मैंने पहला अध्याय पढ़ाया था यानी कि 2 बैलों की आत्मकथा, तो तब उससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जितने भी क्षितिज भाग 1 के अंदर जितने भी अध्याय हैं उनके नाम और उनके लेखक के नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और एक आप ना सबसे पहले एक कंटेंट सा इस प्रकार से आप बना ले। सभी जो अध्याय है, मैंने 8 लेसन बताए थे आपको और कुछ काव्य खंड था, तो सभी लेसन के आप नाम लिख लें और यहाँ पर उनके लेखक लिख लें। और लेखक लिखने के बाद यहाँ पर विधा का नाम लिख लें कि विधा के दृष्टिकोण से क्या है। जैसे कि मैं अभी आपको अध्याय नंबर 3 पढ़ा रही हूँ, तो अध्याय नंबर 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और ये हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक निबंध है। और एनसीईआरटी में से, एस्टेट में से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी एस्टेट हो चाहे पीजीटी एस्टेट हो। तो जो भी बच्चा अगर डिटेल से एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहा है, तो तीनों किताबों का आप जैसे जो कंटेंट है वहीं से अध्याय का नाम, उसके लेखक और उसके हिंदी की कौन सी विधा है, वो इस तरीके से तो आप जरूर याद कर ले। तो जो 5 से 7 प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं एक बार, ये जो इसका लेखक है उपभोक्तावाद की संस्कृति का, तो इसका लेखक है श्यामाचरण दुबे। तो थोड़ा सा लेखक का जो परिचय है वो बताते हुए हम चलेंगे, उसी के बाद हम अध्याय को पढ़ेंगे और सारी बातें बिल्कुल साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। अब बाकी आपको लाइन टू लाइन ज़्यादा मेरे ख्याल से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार अगर एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर दे तो कुछ कह नहीं सकती, अदरवाइज अभी तक जो एस्टेट का पेपर आया है वो लगभग एक जैसा सा ही आया है। तो एनसीईआरटी से 5 से 7 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं श्यामाचरण दुबे जी के जीवन परिचय से। तो श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। यहाँ पर अभी तक आपको याद नहीं करना है, जो स्टूडेंट इसे जैसे कि मान लो एनसीईआरटी के 9th स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो जीवन परिचय पूछा जाता है, तो जीवन परिचय को 3 पार्ट्स में आप बांट ले। सबसे पहले एक हेडिंग बनाए जीवन परिचय, उसके बाद आप लिखें उनकी रचनाएं, और रचनाओं के बाद आप तीसरा हेडिंग बनाएं कि उनकी साहित्यिक विशेषताएं, और चौथा हेडिंग आप बनाएं भाषा शैली। तो आपको इस तरीके से लिखना है और फिर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स लिखेंगे। रचनाओं में आप रचनाएं लिख दे, जीवन परिचय में उसका मम्मी माता पिता, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, ये सब आपको जीवन परिचय के अंदर लिखना है। और भाषा शैली के बारे में, उनकी भाषा के बारे में बताना है कि सरल सहज स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है, मुहावरेदार भाषा है या नहीं है, जो भी आपने उसकी भाषा में देखा। उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हम टीजीटी पीजीटी एस्टेट वालों के लिए स्पेशली इस अध्याय को पढ़ रही हैं। तो भाई ये उनका थोड़ा सा ये याद रख लेना। श्यामाचरण दुबे का जो जन्म 1922 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। यानी कि
अब आपसे इन्होंने, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर ये निबंधी लिखे हैं और निबंध टाइप की रचना ही इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सीधे तौर पर आपसे, आपको ना इनमें से कोई एक रचना देकर पूछ लिया जाएगा कि ये रचना किसकी है। ध्यान से इन्हें याद कर लेना। मानव और संस्कृति, तो मानव की एक संस्कृति भी होती है। मानव समाज में रहते हुए संस्कृति का निर्वाह करते हुए परंपराओं को अपनाता है और वही उसका इतिहास बन जाती हैं। संस्कृति से ही हमें शिक्षा मिलती है और शिक्षा से समाज और देश का भविष्य बनता है। फिर उससे समाज ही इसका, भारतीय ग्रामों का विकास करते हैं। ये थोड़ा सा ना आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। समय और संस्कृति जो एक जैसे जैसे से है ना, उन्हें ऐसे कर लो, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृति तथा शिक्षा। तो आप ये समझ जाएंगे कि संस्कृति के नाम से ना श्यामाचरण दुबे जी की रचनाएं हैं। समाज और भविष्य, फिर विकास का समाजशास्त्र और भारतीय ग्राम। एक दो बार आप इन्हें याद करेंगे तो आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृत्त होता है मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो होता है, वृत्त समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तार्किक होता है तर्क के साथ विश्लेषण करना जटिल विचारों का। तो आपको यहाँ पर एस्टेट वालों को सिर्फ इनकी रचनाएं याद करनी है। ठीक है, जन्म मृत्यु थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी कि इसके बारे में बताया है। तो दो बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके लेखक कौन है, तो याद रखना है श्यामाचरण दुबे। और श्यामाचरण दुबे जो है इसके लेखक हैं, दुबे इसके लेखक हैं। और उपभोक्तावाद की संस्कृति हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक निबंध है। ठीक है, निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति अध्याय हम पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से लोग, आज के लोग बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, उस तरीके की समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन के चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आपके रेडियो में, टेलीविज़न में या इंटरनेट पे या मोबाइल फ़ोन में जो भी आप देखते हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जरूर आती हैं। तो लेखक कहता है कि आज के जो लोग हैं, जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है उसकी चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। क्योंकि आजकल लोग विज्ञापन के द्वारा अपनी चीज़ों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना उत्पादन जो है उसे बेचने के लिए विज्ञापन करते हैं और उसमें फिर ये नहीं देखते कि किसी का नुकसान होगा या नहीं होगा। तो यही लेखक कहना चाहता है कि चमक दमक के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। मतलब इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद का मतलब समझे। यहाँ पर एक शब्द है उपभोग। उपभोग आप समझते हैं किसी भी चीज़ का उपभोग करना, प्रयोग करना, और वो भी इसी शब्द से बना है उपभोक्तावाद। ठीक है, उपभोक्ता कौन होता है? जो इन चीज़ों का उपभोग कर रहा है, जो उन चीज़ों का उपभोग कर रहा है, जो उन चीज़ों को यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वो उपभोक्ता कहलाएगा। और उपभोक्तावाद वही वो सारा वाद। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध एक निबंध है, ये ध्यान रखना है। और इसमें ये बताया कि विज्ञापन के चमक दमक के कारण लोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। संपन्न मतलब जो लोग साधन संपन्न है, जिनके पास पैसे वैसे सब कुछ है, तो वो लोग अपनी एक अच्छी प्रदर्शन पूर्ण मतलब दिखावे वाली शैली को अपनाते जा रहे हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखता है। जैसे एक अमीर वर्ग की बेटी है, मान लो वो अच्छे खासे महंगे वाले सैंडल पहन रखे हैं, अच्छा खासा सूट पहन रखा है 5-10 हज़ार रुपए का, तो एक गरीब लड़की जो है, मान लो जो इतना नहीं खरीद सकती, वो उसे क्या करते, देखो सब तो नहीं होते, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कई लोग कि वो उन्हें ललचाई निगाहों से देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। और फिर वो विज्ञापन में देखेंगे, चाहे वो उस जैसी चीज़ खरीद कर लाएंगे, चाहे उस चीज़ का स्टैंडर्ड हो या
न हो। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। देखो, लेखक ये इस पाठ में ये भी बताना चाहता है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही लोगों के अंदर क्या होगा, अशांति और विषमता बढ़ेगी, और लोगों के अंदर बढ़ेगी तो समाज में भी अशांति और विषमता बढ़ेगी, क्योंकि समाज जो है लोगों से ही बनता है। तो आई होप उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का मतलब क्या है यहाँ पर लेखक का बताने का, वो आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से हम इस पाठ की रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपके एक एक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं है। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व की मतलब होता है प्रधानता। ठीक है, अब मेरे पास कमेंट था कि मैम शब्द अर्थ भी करवा दिया करो, तो वर्चस्व का मतलब होता है प्रधानता। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। कह रहा है कि जैसे जैसे लोग एक नई जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं, तो उसने अपनी एक प्रधानता से स्थापित कर ली है, और उसे कहते हैं उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए। मतलब उत्पादन का मतलब 3 शब्द होते हैं। एक उत्पाद होता है, जो कोई चीज़ जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, एक उत्पादन। ठीक है, उत्पादन करते हैं, उस प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि कोलगेट है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन किसके लिए किया जाएगा, भोग के लिए किया जाएगा, सुख के लिए किया जाएगा, बेचने के लिए किया जाएगा। जैसे उत्पादन हम मान ले एसी का, तो अधिकतर लोग उसे क्या करेंगे, उत्पादन किसके लिए है, हम उपभोग लोगों के लिए है, जो उसे उपभोग करेगा उनके लिए उत्पादन है। अब उसकी क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, कैसी हो या ना हो, वो कैसा है, वो भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, मतलब उपभोग भोग ही सुख है। मतलब क्या है कि जैसे अब मैंने एसी बताया, एसी का क्या करेंगे, उपभोग करेंगे, एसी का भोग करेंगे, उसकी हवा में बैठेंगे। फिर चाहे हमारी तबीयत खराब हो, चाहे वो हमें सूट करे या ना करे, चाहे कुछ भी हो, उसकी वजह से नसों में, शरीर की हड्डियों में, जोड़ों में अकड़न हो, लेकिन हम उसका उपभोग करेंगे। क्यों, सिर्फ दिखाने के लिए। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब चरित्र भी बन रहा है। क्या हुआ कि जैसे मान लो अब मैं मेरे घर में एसी लगाने की कभी भी मतलब पक्ष में नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे एसी में रहें, क्योंकि कूलर से अच्छा खासा काम चल रहा है। और फिर मैं ये नहीं कि हम एसी लगा नहीं सकते, लेकिन क्या था कि मैं चाहती थी कि बच्चों की ऐसी आदत ना बढ़े, आगे चल के ये अपना चाहे कुछ भी लगाएं, लेकिन मेरे चलते मैं इन्हें इतना आदी उसका ना होने दूं। लेकिन बच्चों ने भी बार बार फोर्स किया, मम्म आपको नहीं पता, सबके पास है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं उनका चरित्र भी इस चीज़ से बदल रहा है कि दिखावे की वो भी चीज़ों के संपर्क में आ रहे हैं। तो हमें भी वही बच्चों की बात अब माननी पड़ती है। ठीक है, तो आगे क्या था, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता होता है मतलब ऐश्वर्य से संबंधित जो सामग्री है, वो विलासिता कहलाती है। ऐश्वर्य से संबंधित सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ मतलब जी जान से मेहनत कर रहा है। जी तोड़ ये वो है मुहावरा। जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है, और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। मैजिक फार्मूला मतलब जादूगरी, जो मैजिक तो आप समझते हैं ना, जादुई तरीका है
किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से, कोई कहेगा कि भाई ये नीम और बबूल के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मानव वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित, तो बहुविज्ञापित मतलब अत्यधिक जो प्रचारित चीज़ें होती हैं, जिनका बहु बहु का मतलब अत्यधिक, विज्ञापित आप समझते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिनकी बहुत ज़्यादा विज्ञापन होता है। कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। अब देखना, अब मान लो आपको एक क्रीम लगानी है, फेस पे लगाने के लिए लेनी है, तो आप कौन सी खरीदोगे? मान लो आपको क्रीम के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो एक आप कोई चीज़ देख रहे हो, फिर चाहे तो नेट पे देखें चाहे टेलीविज़न पे देखें, और बार बार वही क्रीम की ऐड आपके सामने आ रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसे ज़रूर खरीदेंगे। ठीक है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाले। सौंदर्य प्रसाधन जो स्त्री वगैरह जो अपने सौंदर्य सुंदरता बढ़ाने वाले जो सामग्री होती हैं, उन्हें सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं। सुंदरता बढ़ाने वाले सामग्री की होड़ तो आप बाजार में जाकर देख ही सकते हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, हर माह नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बने साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। मतलब ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि ये खरीदिए वो खरीदिए। ठीक है। संभ्रांत महिलाएं कौन होती हैं? जो अमीर महिलाएं होती है, संभ्रांत परिवार से जो बिलोंग करती है, तो संभ्रांत होता है अमीर महिलाएं। अमीर महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस में परफ्यूम मंगाए, पेरिस से परफ्यूम मंगाए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। देखो सही बात है। जैसे हीरो हीरोइन, आप एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं तो वो अपना जैसे सैंडल वैसे ही उनका पर्स, लाख लाख 2-2 लाख का ना, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा उसी में है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आई। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। मतलब पहले आदमी का काम जो तेल और साबुन से चल जाता था। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब कह रहा कि देखिए, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे कि वस्तुओं और परिधान की दुनिया। परिधान होता है जो पहनते हैं हम कपड़े, इसकी दुनिया में चलते हैं। क्या क्यों कुछ बदलाव हो रहा है। जगह जगह बुटीक खुल गई हैं। बुटीक होते हैं वस्त्र भंडार, एक तरीके से। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गई हैं। ये भाई परिधान तो पूछो ही मत, हर हफ्ते मतलब कोई ना कोई फैशन बदलता रहता है। ठीक है। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। अब देखो परिधान की बात करें तो आप ना सबसे ज़्यादा तो ये जो गांव में औरतें गीत भजनों में जाती हैं ना, उन्हें ही देखना, सबको मात देती हैं। हर महीने इनको एक नया लाचा चाहिए, है ना, नई चुंदड़ी चंदड़ी चाहिए ओढ़ने के लिए। तो भाई इन्होंने ना बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा है। जो शरीफ आदमी है, जिसके मेरे जैसे को मतलब बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है पहनने ओढ़ने से, कि सब बराबर है। तो जब हम भी वैसे जगह में जाते हैं तो फिर हम अपने आप को थोड़ा सा वो फील करते हैं, फिर हमें भी पहनना पड़ता है। तो डिज़ाइन, जो परिधान की डिज़ाइन है भाई, इन्होंने तो हद कर रखी है। ठीक है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। अच्छा, अब तो बच्चे भी ये कहेंगे कि नहीं मोम, इस कपड़े को तो उस फंक्शन पे पहन लिया था, इस पर नहीं पहनेंगे। हैं। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कितनी कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें,
कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल। अब चलो खाने वाले चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, मैंने वीडियो बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर दी थी। और खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं। अब आप इस लेसन में आप देख रहे होंगे कि हर जीवन के हर एक क्षेत्र में दिखाया गया है कि विज्ञापन का कितना अहम रोल है, और विज्ञापन के पीछे किसी भी वस्तु की गुणवत्ता की जांच किए बिना हम किस प्रकार से पागलपंथियों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। 5 सितारा होटल में अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। मतलब सुख सुविधा तो मिलेंगी, वहाँ अच्छा इलाज भी मिलेगा, लेकिन साथ में लोग कई दिनों तक इस अनुभव की चर्चा भी करते रहते हैं। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। सही बात है कि मेरा यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए, मुझे यहाँ विश्राम कराया जाए, इस तरीके का प्रबंध अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रियों में हो चुका है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। देखो, ऐसी आप सुविधा मरने के बाद भी करके जा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप पैसे दे के चले जाओ कि मेरे मरने के बाद मेरी इस कब्र के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तो सारा ये पैसे का खेल है। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह कह रहे प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, मान सम्मान समाज में बढ़ाने के अनेक रूप होते हैं, फिर चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक और उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। अभी देखो, जैसे ये विज्ञापन आपको दिखाया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट इसी प्रकार से करते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। कह रहा कि अब ये तो हमने थोड़ा सा, किसी भी विषय के 2 पक्ष होते हैं, गंभीर और एक थोड़ा सा कम गंभीर, जिस प्रकार से सामान्य सा। तो गंभीर पक्ष क्या है इस बात का जो हम पढ़ रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति अध्याय का जो गंभीर पक्ष है। अब इस विषय पर हम आते हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सबसे पहले प्रश्न यही लगता है कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती मतलब मतलब भोग विलास वाला जीवन जो है, इस तरीके के जो है तत्व पहले भी भारत में रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता होता है अस्तित्व, ठीक है, पहचान। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन का मतलब है गिरना, मतलब परंपराओं का जो मूल्य है वो गिर रहा है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, कह रहे कि सांस्कृतिक अस्तित्व की बात चाहे हम कितनी ही करें, परंपराओं का मूल्य भी, परंपराओं का स्तर भी गिरा हुआ है। आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। क्षरण मतलब आस्थाएं भी गिरती जा रही हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश, इसका मतलब है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, वही लाइफस्टाइल इधर के जो भारत के लोग हैं वही लाइफस्टाइल को अपनाते आ रहे हैं। इसलिए कवि ने लिखा है कि पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश मतलब संस्कृति के दृष्टिकोण से हम उसके उपनिवेश मतलब उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा मतलब होड़, प्रतिष्ठा की अंधी होड़ में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिकता, छदम का मतलब होता है जैसे कि छदम वेश बनाकर जो
थोड़ा सा होता है ना उसका एकदम मुझे ये छदम हो जाए, कपटपूर्ण या दिखावटी, हाँ बनावट दिखावटी वाली, ठीक है। तो और ये एक अक्षर और आया था यहाँ पर, क्षरण, क्षरण का मतलब नाश हो रहा है, यहाँ से था कहाँ गए, क्षरण, आस्थाओं का क्षरण, आस्थाओं का नाश हो रहा है। अस्मिता होता है अस्तित्व, अवमूल्यन है मतलब वो गिरा हुआ, और प्रतिस्पर्धा होड़ होता है, और छदम का कपाउट मतलब बनावटी या कपटपूर्ण या दिखावटी, ठीक है। आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कह रहे कि हम बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित होते रहे हैं। दिग्भ्रमित मतलब, दिग मतलब दिशा से, भ्रमित होते जा रहे हैं। दिग्भ्रमित का मतलब है हम दिशाहीन होते जा रहे हैं, ठीक है। दिग्भ्रमित का मतलब दिशाहीन या रास्ते से भटकना। दिग्भ्रमित हो रही हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। वशीकरण मतलब वश में करना। कह रहा कि वो जो विज्ञापन है उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारी मानसिक स्थिति को बदल देते हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की सी शक्ति है कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय, अपव्यय का होता है फिजूल खर्च हो रहा है। अपव्यय मतलब फिजूल खर्च। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य। कह रहे देखो लेखक ने यहाँ पर कूड़ा और खादी का है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। कह रहे कि जैसे जैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, लोग पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते चले जाएंगे, लोग बहुविज्ञापित चीज़ों के चक्कर में आ जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी सामाजिक अशांति बढ़ेगी। और हमारा जो सांस्कृतिक अस्मिता है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जिसके कारण हमें भारतीय कहा जाता है, जिस संस्कृति के कारण देश और दुनिया में हमारी पहचान है, उसका हास मतलब पतन हो ही रहा है। हम लक्ष्य से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, किंतु किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़। अब लेखक को एक प्रश्न उसके मन में आता है और एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है यहाँ पर, और एक स्थिति जो है विचार करने लायक बन जाती है कि ये कब रुकेगी। ये जो दौड़, जो पश्चिमी अंधानुकरण के मतलब हम परंपराओं के अंधानुकरण में हम दौड़ते जा रहे हैं, ये दौड़ कब रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। हम सभी को, हमें अपने सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। और अधिकतर लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति का मतलब ही नहीं पता होगा। संस्कृति मतलब हमारे संस्कार। अब संस्कार एक चीज़ से नहीं बनते, संस्कार हमारे पहनने, खाने, ओढ़ने, पहनने, चलने फिरने हर जगह होते हैं, उन सब से बनते हैं। अब आप खुद अपने अंदर झांक कर देखें कि आप अपने संस्कारों में कितना बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी संस्कारों से, संस्कृति से हमारी बन रही है सभ्यता। अब कुछ इस अध्याय में देख लेते हैं कि परीक्षा उपयोगी कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर है। बाकी जो शब्द अर्थ थे उनका मैंने हाथों हाथ आपको मीनिंग भी बताया है। भाषा अध्ययन, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक वाक्य आप सबके पास है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है एक क्रिया है, बदल रहा है ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो सब कुछ बदल रहा है। कैसे?
धीरे धीरे। तो क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जब वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण हो कहलाता है। ठीक है, तो इतना इसमें अब कुछ भी नहीं है। ये कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं, तो ये बच्चों वाला काम है। ठीक है, यहाँ से आप छांट सकते हैं। ये आपका प्रश्न है, जैसे कि आपके पेपर में भी आ सकता है। जैसे आपके कोई पेपर में कोई वाक्य दे दे और वाक्य है कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। कल रात से, अब देखो, अब कह दे रात से निरंतर बारिश हो रही है, तो क्रिया की विशेषणता बतानी है कि कल रात से। यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण क्या क्या पूछा है? नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटना है आपको और विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पर छांटने हैं, एक तो क्रिया विशेषण और एक विशेषण। तो इसमें क्रिया की जो विशेषता बता रही है, बारिश हो रही है लेकिन कैसे? निरंतर। तो ये तो क्रिया की विशेष क्रिया बताए ना कि कब, कहाँ और कैसे हो रही है, तो निरंतर हो रही है। तो निरंतर क्या है? क्रिया विशेषण है। और कल, कल रात से, ये इसका विशेषण है। ठीक है, कल क्या है? विशेषण है। और निरंतर क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला है पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। इसमें क्रिया की विशेषता बताने, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखो, पानी आ गया, गया ये क्रिया है। और इसकी क्रिया पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी आ गया, ये क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। और विशेषण क्या है? पके आम। आम की विशेषता बता रखी है, क्योंकि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो आम क्या है? यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता है कि पके आम। तो ये क्या है? विशेषण है। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। तो यहाँ पर आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर देखो, भूख लगना, तो ये क्रिया है। लग आई, भूख लगाई, ये क्रिया है। यहाँ पर कैसी भूख लगाई? जोरों की। तो ये क्या है? क्रिया की क्या बता रखी है? विशेषता। ये क्या बता है? जोरों की। तो ये है क्रिया की विशेषता, तो ये क्रिया विशेषण है। और इसका हो जाएगा रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू। ये खुशबू कैसी? हल्की। तो ये क्या है? हल्की क्या है? विशेषण है। और जोरों की क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला शब्द है उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो यहाँ पर आपको बताना है उतना ही। ये क्या है? आपकी क्रिया की विशेषता बता रखी है, उतना ही, जितनी आपको भूख हो। और जितनी क्या है? ये विशेषण है। विलासिता की वस्तु से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण बताएं तो पड़ा है, ये भरा क्रिया की विशेषता बता रहा है, भरा पड़ा है। तो भरा क्रिया विशेषण है और आजकल ये विशेषण है। ठीक है, तो इसमें और कोई आपका इसमें है नहीं। ठीक है, नीचे जो प्रश्न आपके पेपर में आने लायक हो। और शब्दार्थ और देख लेते हैं एक बार। शब्दार्थ है जैसे कि वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब होता है प्रधानता। और विज्ञापित मैंने बताया था, एडवर्टाइजमेंट या सूचित या प्रसारित। प्रसारित। अनंत, जिसका अंत न हो। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। परिधान होता है वस्त्र। अस्मिता होता है अस्तित्व या पहचान। और अवमूल्यन होता है मूल्य गिरा देना। ठीक है, तो ये कुछ शब्दार्थ थे, और भी हैं। क्षरण, नाश, ये मैंने उस समय भी बताया था आपको। उपनिवेश क्या होता है? वह विजित देश, मतलब वह जीतता हुआ देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। वह विजित देश जिसमें, विजित मतलब जो जीत लिया गया हो, और जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे पहले, क्योंकि विजित देश, हमारे देश को उन्होंने जीत रखा था, और विजेता और वहाँ के लोग यहाँ आकर रहने लगे थे। तो प्रतिमान क्या होता है? मानदंड। प्रतिस्पर्धा, होड़। छदम, बनावटी।
दिग्भ्रमित रास्ते से भटकना, वशीकरण वश में करना, अपव्यय फिजूल खर्ची, ये अपव्यय और इसका विलोम होता है मितव्यय। तात्कालिक होता है उसी समय का, और परमार्थ होता है दूसरों की भलाई। ठीक है, उसके बाद है, देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कुछ आसान सा। सांस्कृतिक उपनिवेश, विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। आप छोड़ो, बहुत काफ़ी ऐसे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला लेसन है हमारा, ये जाबिर हुसैन उसके राइटर है, और सावले सपनों की याद, और बहुत ही अच्छा सा हेडिंग है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 सांवले सपनों की याद। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं आपके साथी, आपके फ्रेंड्स, तो उन सभी के साथ पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद।